कर लेता हूँ। तो कल हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1.31 किया। क्या ये क्वेश्चन आपने जाकर एनसीईआरटी में चेक किया था? पहले तो एक बात बताओ, नहीं चेक किया था, आज जाकर एनसीईआरटी में जरूर चेक करिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्वार्क्स क्या चीज होती है, आज हम यहाँ पर शुरू करते हैं। हमने कल एडिटिव प्रॉपर्टी भी देखी थी, आज हम चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं, द कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, the conservation of the electric charge, the conservation of the electric charge। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलते हैं? देखिए, कंजर्वेशन का मतलब है जो चीज खत्म नहीं हो सकती है हम उसको कंजर्वेटिव चीजें बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको क्या बोलता हूं कि पेट्रोल मेरे पास यहाँ पर क्या कंजर्वेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल है कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो आप बोलोगे सर नॉन कंजर्वेटिव है, खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। क्या हमारे पास सनलाइट कंजर्वेटिव सोर्स ऑफ नेचर, आपके पास एनर्जी है, या फिर नॉन कंजर्वेटिव? तो आप बोलोगे कंजर्वेटिव है। ये लगातार आपको मिलती रहती है। जो इनडिस्ट्रक्टिबल है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर किसी किस्म से बच्चे नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो चीजें कंजर्व रहती हैं। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है बच्चे? द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसके ऊपर होता है, जल्दी बताएं आप। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन the body, the electric charge on the body is neither created nor it can be destroyed, and nor it can be destroyed, or not it can be destroyed। ये बच्चा हमारे पास ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही हमारे पास ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, और ना ही ये हमारे पास डिस्ट्रॉय हो सकता है। कहने का मतलब, क्या हम किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को खत्म कर सकते हो? आंसर है नहीं। क्या आप किसी बॉडी के मास को खत्म कर सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं, बॉडी का मास कैसे खत्म हो सकता है? कोई बच्चा बोलता है सर जला दूंगा, तो जलाने से वही मास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी के अंदर, लेकिन वो खत्म नहीं, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से बोला जाता है किसी भी एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है, न तो वो क्रिएट होता है, ना ही बच्चे वो डिस्ट्रॉय होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे सिंपली क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो सिमरत दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या कर जाती है? गेन कर जाती है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? द चार्ज, जो हमारे पास चार्ज होता है, इज ट्रांसफर्ड, द चार्ज इज ट्रांसफर्ड, जो चार्ज है वो हमारे पास ट्रांसफर्ड होगा from one body to another, from one body to another, from one body to the another। जो चार्ज होता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसका मतलब एक और निकल कर आ गया, इन दिस यूनिवर्स हमारे पास इस यूनिवर्स के अंदर, हमारे पास इस यूनिवर्स के अंदर टोटल चार्ज, the total charge is always constant। जो टोटल चार्ज है वो हमेशा आपके पास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जो टोटल चार्ज है वो कभी चेंज नहीं हुआ। यूनिवर्स के बनने से लेके आज तक जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, हमारे यूनिवर्स के अंदर जितना मर्जी बड़ा यूनिवर्स हो, हमने पूरा यूनिवर्स नहीं देखा है, पर यूनिवर्स की एक बात हम जानते हैं कि इसका जो टोटल चार्ज है वो बिग बैंग के टाइम पर जितना था आज भी उतना है। ना ये चार्ज बढ़ा है ना ये चार्ज कम हुआ, और ये हमारे पास बैलेंस भी है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास क्या बचे? नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई बॉडी चार्ज लूज करती है तो इसका मतलब कोई ना कोई बॉडी क्या करेगी? चार्ज को गेन भी करेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो दूसरी बॉडी उसको गेन कर रही है, ट्रांसफर हो रहा है। ये नहीं है कि एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी तो मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, नहीं, किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो आपने इलेक्ट्रॉन गेन किए। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो टोटल
चार्ज कांस्टेंट है। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो यूनिवर्स के किसी ना किसी कोने पे कोई ना कोई एक बॉडी ऐसी भी तो होगी जो इस वक्त आपके पास क्या हो रही होगी, नेगेटिवली चार्ज। ये माना जाता है और ये चीज हमारे पास वेल प्रूवन है। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई दिक्कत, किसी बच्चे ने कोई डाउट पूछना है, सिमरत, जगजोत, मेघा, नितिका, मुदित, अगर कोई क्वेश्चन जैसे पूछना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का। जी बोलो, पूछना कुछ? जी पूछना कुछ बच्चे? चलो अब चलते हैं आगे। हाँ बोलो। अब मेरे पास यहाँ पर हम आगे चले, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमको दो इक्वेशन से नजर आते हैं। नंबर वन इक्वेशन क्या बच्चे, नंबर वन बच्चे हम जिसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन नाम पता लग रहा है बच्चे, पेयर, कुछ पेयर हमारे पास प्रोड्यूस होती है। हमारे पास इस पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, गामा रेज होती है। गामा रेस सिंपल रेज है, रेडिएशन है, रेडिएशन के पास कोई चार्ज नहीं। ये गामा रेस हमारे पास जब किसी न्यूक्लियस के पास से गुजरती है, जब किसी न्यूक्लियस के पास से गुजरती है तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस हो जाता है। हमारे पास ये तो इलेक्ट्रॉन है, नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा चार्ज हमारे पास है, ये दूसरा चार्ज हमारे पास है, इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, बताओ शाबाश, पॉजिट्रॉन। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का बिछड़ा हुआ भाई है जिसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। पर मतलब क्या हुआ, हमारे दुनिया के अंदर दो चीजें, मैटर है और आपके पास एंटी मैटर है। यह माना जाता है ये दुनिया के अंदर सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमारे पास मैटर है वैसे एंटी मैटर, हम इस पे यकीन करते हैं, फिजिक्स वाले टीचर यकीन करते हैं और वो ये बोलते हैं कि जैसे मेरे पास प्रोटॉन है तो मेरे पास एक एंटी प्रोटॉन भी होगा यूनिवर्स में। मानना पड़ता है बच्चे, ये मानना पड़ता है हर एक चार्ज का एक एंटी आपके पास पार्टिकल जरूर एग्जिस्ट करता होगा। कईयों को एक्सपेरिमेंटली ढूंढा भी गया है और कईयों को ढूंढने की कोशिश भी हो। ऐसे ही हमारे पास पॉजिट्रॉन क्या चीज है अगर बोला जाए तो पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ, दिस इज द एंटी पार्टिकल ऑफ व्हाट, दिस इज द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्या बन गया बच्चे, एक एंटी पार्टिकल बन गया। नाउ दिस इज द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मास हमारे पास क्या होता है, द मास इज सेम as that of the electron। सिर्फ एक चीज का फर्क है कि पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितने का होता है, तो जितना प्रोटॉन आपके पास चार्ज होता है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसका पॉजिटिव। पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो हमारे पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पेयर प्रोडक्शन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में क्यों बता रहे, जरा चेक करते हैं। अगर मैं आपको पूछूं इनिशियली गामा रेस के ऊपर कितना चार्ज था, इनिशियली गामा रेस के ऊपर कितना चार्ज था, हमारे पास इनिशियली गामा रेस के ऊपर कितना चार्ज था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 0। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 0, क्योंकि ये गामा रेज है तो रेडिएशन की वजह से कोई चार्ज नहीं होता। और अगर मैं बोलूं कि फाइनल चार्ज कितने के बराबर, तो कोई बच्चा बता सकता है कि फाइनल आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द प्रोसेस आपके पास इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आ गया, तो आप लिख सकते हो -1 एक तरीके से, और आपके पास पॉजिट्रॉन पे कितना चार्ज आ गया, +1। तो बताओ नेट चार्ज आफ्टर द रिएक्शन कितने के बराबर है, ये भी हमारे पास 0। तो जितना चार्ज पहले था उतना चार्ज आपके पास बाद में भी है। तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पहले चार्ज नहीं था बाद में चार्ज आ गया, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई सिस्टम पहले से न्यूट्रल है तो बाद में भी बच्चे वो हमारे पास क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा।
नेट चार्ज आपके पास क्या रहता है बच्चे, कांस्टेंट। मैंने क्या बोला, इस यूनिवर्स में अगर कोई चीज न्यूट्रल थी तो जब वो चीज को आप तोड़ोगे तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज निकलेगा उतना नेगेटिव चार्ज निकलेगा। एटम को देख लो, क्या एटम के अंदर आपका टोटल चार्ज 0 होता है? यस, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन। तो अगर आप एटम को स्प्लिट भी कर देते हो, बाद में आपको जितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतने ही प्रोटॉन भी मिलेंगे, क्योंकि एटम पहले अनचार्ज था और बाद में भी उसके अंदर जो भी मैटर निकलेगा वो भी मेरे पास अनचार्ज रहेगा। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलते हैं। लेकिन एक और बात बताओ, इस रिएक्शन में क्या हमारे पास मास कंजर्व है? क्या मास मेरे पास कंजर्व है? आंसर है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी कंजर्व नहीं है बच्चे हमारे पास, क्योंकि पहले सिस्टम के अंदर कोई मास था तो आप बोलोगे बिल्कुल भी मास नहीं था, और बाद में मास आ गया। तो यहाँ पर हुआ क्या बच्चे, यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ है, E इज इक्वल टू डेल्टा mc²। मेरे पास एनर्जी बताओ किस में कन्वर्ट हो गई है, बताओ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है काके? तो एनर्जी यहाँ पर मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गई है, मास में। नंबर 1। नंबर 2, ये बात बताओ बच्चे कि क्या यहाँ पर चार्ज तो कंजर्व है, लेकिन क्या चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व है? आंसर है वो भी नहीं। मैं बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, चार्ज कंजर्व है लेकिन चार्ज पार्टिकल्स का नंबर कंजर्व नहीं है। बताओ रिएक्शन के पहले इसमें कितने चार्ज पार्टिकल्स थे? तो आंसर है 0। और बाद में कितने चार्ज पार्टिकल्स आ गए? 2। तो क्या चार्ज पार्टिकल्स का नंबर कंजर्व है? नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन में पूछा जाएगा। और जिस बच्चे का दिमाग, फोकस, डिटर्मिनेशन, एप्टीट्यूड बिल्कुल सही होगा, मतलब मुझे समझ में आ रही है सर आपकी बात, कि आप ये बोल रहे हो चार्ज कंजर्व है, चार्ज पार्टिकल्स का नंबर कंजर्व नहीं है। पहले कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था, बाद में 2 आ गए, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नेवर कंजर्व, और मे नॉट बी कंजर्व। लेकिन बच्चा हमारे पास इस बात को ध्यान रखना, मास कंजर्व है बिल्कुल भी नहीं। और मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, क्या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व है? क्या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व है? तो इसके आगे भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं, क्योंकि पहले एक भी चार्ज पार्टिकल नहीं था और बाद में कितने चार्ज पार्टिकल आ गए, 2। तो ये कंजर्व थोड़ी ना हुए, ये इक्वल थोड़ी ना हुए। लेकिन अगर मैं आपको क्या बोलता हूं, क्या मेरे पास यहाँ पर चार्ज कंजर्व्ड है? तो बताओ इसका आंसर आप क्या बोलोगे? यस, आपके पास चार्ज कंजर्व्ड है। ये छोटी सी बात आपको सीबीएसई में एमसीक्यू के अंदर बहुत आगे लेके जाएगी। आपका आंसर, आपका प्रेजेंट करने का तरीका बाकी बच्चों से अलग हो जाएगा। बाकी बच्चों से आपको अच्छा क्वेश्चन का आंसर लिखना। एक और एग्जाम्पल है इसकी, हमारे पास इसके एक और एग्जाम्पल है जिसको बच्चे हम बोलते हैं पेयर एनिलेशन। एनिलेशन, सो वी हैव द पेयर एनिलेशन। पेयर एनिलेशन का मतलब हमारे पास समझने की कोशिश करना, एनिलेट कर देना मतलब कि उसको दबा देना, उसको रिमूव कर देना, पेयर एनिलेशन। जब हमारे पास पेयर एनिलेशन होती है तो इसमें अब उल्टा चीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जुड़कर अब मेरे को यहां पर क्या देती है, 2 गामा रेज देती है। यहां पर ये मुझे 2 गामा रेज देती है, एक सिंगल नहीं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कितनी गामा रेज आएंगे, 2। इसका आंसर, इसकी डिटेलिंग वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। हमारा काम सिर्फ इतना पढ़ना है कि इस रिएक्शन के अंदर ये जो रिएक्शन हो रही है क्या चार्ज कंजर्व है? यस, चार्ज कंजर्व है। क्या आपके पास चार्ज पार्टिकल्स का नंबर कंजर्व है? नहीं, क्योंकि पहले सिस्टम में 2 चार्ज पार्टिकल्स थे और एनिलेशन के बाद क्या मिल गया बच्चे आपके पास, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, चार्जलेस हो गया। क्या यहाँ पर मास कंजर्व है? नहीं, पहले सिस्टम में मास था और बच्चे ये क्या बन गया, एनर्जी बन गया। पेयर एनिलेशन, पेयर एनिलेशन के अंदर भी मेरे पास यहाँ पर जो पॉजिट्रॉन है, जो मेरे पास पॉजिट्रॉन है और मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन,
पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर मेरे पास क्या प्रोड्यूस कर देती है बच्चे, एनर्जी, और एनर्जी चार्जलेस है। तो हमारे पास यहाँ पर +1 का चार्ज है, यहाँ पर -1 का चार्ज है, और इन दोनों का सम होकर क्या हो गया बच्चे आपके पास 0। इन दोनों का सम हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, 0 के बराबर आ गया। इन दोनों का सम हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। इस चीज को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं बच्चे, पेयर एनिलेशन। पेयर एनिलेशन यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन और आपका पॉजिट्रॉन जुड़कर हमारे पास यहाँ पर क्या बना रहा है, 2 गामा रेज बना रहा है। पहले भी सिस्टम पे नेट चार्ज 0 था और बाद में भी 0। जी अब आप बताओ इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो, जी शाबाश, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है। शाबाश, वेरी गुड, बोलो बेटा। सर जो चार्ज पॉजिट्रॉन पे से वही मतलब प्रोटॉन पे भी तो सेम ही चार्ज है। हाँ लेकिन मास डिफरेंट है ना काके, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg और पॉजिट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तभी हमने इसका नाम क्या रख दिया काके, पॉजिट्रॉन रख दिया। और ये पता लगा कि बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज तो कैरी कर रहा है प्रोटॉन जैसा, पर क्योंकि इसका मास इलेक्ट्रॉन जितना है तो हमने इसको किसका एंटी पार्टिकल मान लिया, किसका एंटी पार्टिकल मान लिया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, बस इतनी सी बात है। अगर मास प्रोटॉन जितना होता तो फिर मैं पॉजिट्रॉन थोड़ी ना बोलता, फिर तो मैं इसको क्या बोलता, प्रोटॉन बोलता। है ना, है ना बच्चे? यस सर। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक बड़ी सिंपल सी बात है ना बच्चे हमारे पास, कि हमको दिखाई क्या दे रहा है, दिखाई क्या दे रहा है। अब मेरे पास लाल कलर का एक पेन है, मैंने अंदर से रिफिल निकालकर उसके अंदर नीले रंग का पेन डाल दिया। अब मैं पेन चलाता हूँ, दूर से देखने में वो क्या है बच्चे, लाल रंग का पेन, लेकिन चलता कैसे है बच्चे, नीले कलर का पेन। अब मुझे एक बात बता, तो इस पेन को क्या बोलेगा, लाल रंग का पेन कि नीले कलर का पेन, बोल। सर चलता कौन से कलर में? नीले कलर का। सर तो नीला पेन ही बोलेंगे। अब बात दिक्कत है, पर दूर से देखने में तो सभी लाल बोलेंगे ना, है ना? ये Yes, कंफ्यूजन है, इसको सोच के बताना, बड़ी तगड़ी पहेली है ये। तो क्या बोलेगा, क्योंकि दोनों ही आंसर में तू फंस जाएगा, है ना? तो क्या बोलेगा, तो मैं बोलूंगा नीले रंग का पेन। मैं बोलूँ मैं तो देखने से बोला था, कि देखने से क्या बोलेगा, बोले लाल रंग का पेन। बस चलने से क्या, नीले कलर का पेन। तो सर बड़ा सियापा है यार, लाइफ की कितनी छोटी सी और सिंपल सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते, मुझे कितनी बड़ी चीज है ना? और हम पढ़ के आ रही हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, तो है ना पंगे वाली बात। चलो खैर कोई बात नहीं, पर पॉइंट समझ में आ गया। पॉजिट्रॉन क्यों बोला गया, चार्ज तो पॉजिटिव था, प्रोटॉन जितना था, बट मास इलेक्ट्रॉन जितना था, इस वजह से इसको पॉजिट्रॉन का नाम दे दिया गया कि ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। ठीक है, कुंभ के अंदर बिछड़ा हुआ जुड़वा भाई जो कहीं बिछड़ गया हमसे। नेक्स्ट किसी और बच्चे का सर ये पॉजिट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन के जैसे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है? नहीं, अगर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको अब क्या लेना पड़ेगा बच्चे, एक एंटी एटम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा काके, एंटी एटम। यानी कि हम ये मान के चलेंगे, देखो ये रिएक्शंस में तो मिलता है, और इसके लिए मुझे एंटी एटम डिस्कवर करना पड़ेगा, जिसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे कि एंटी प्रोटॉन होंगे। तो बोलेगा सर एंटी प्रोटॉन। तो उसके आसपास कौन घूमेगा बच्चे, पॉजिट्रॉन। मे भी पॉसिबल कि अगर एंटी मैटर है तो उसके एटम्स की प्रॉपर्टी जो हमारे आसपास के एटम्स है उनसे ठीक रिवर्स होगी आकाश। तो वहां पर सेंटर पे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा और पॉजिटिव चार्जेस उसके आसपास घूम रहे होंगे। पॉसिबल है बच्चों, बिल्कुल सही, ऐसा हो सकता है, पर ऐसा नॉर्मल एटम में नहीं होगा, एंटी एटम के अंदर होगा, एंटी मैटर के एंटी एटम के अंदर होगा। क्लियर होगी बात बच्चे, यस और नो? चले, किसी और बच्चे का कोई डाउट, नीतिका बच्चे कोई डाउट? एनिलेशन में 2 गामा कैसे बना दिया? हाँ ये देखो, ये एक बर्निंग क्वेश्चन है बच्चे, ये बर्निंग क्वेश्चन है, और इसका आंसर हम ये बोलते हैं कि ये एनर्जी से हमको पता लगता है। एक्चुअल में ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स भी होती है, कुछ एनर्जी के हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती है, जिससे 2 गामा रेज के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर
और भी प्रिंसिपल लगते हैं, कंजर्वेशन ऑफ, जैसे मास इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, तो हम उसके डिटेल में नहीं जा सकते जगजोत। ये हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत है कि हम बता तो देते हैं यार, लेकिन आगे डिटेल में जाएंगे तो फिर वो जो मजा है ना वो खराब हो जाता है। आपको लगता है यार अब ये याद रखूं, ये याद रखूं, तो आप ये याद रख लो बच्चे, 2 गामा रेज। जब मैं मॉडर्न फिजिक्स करवाऊंगा तो मैं थोड़ी कोशिश करूंगा इस पर रोशनी डालने की, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स से थोड़ा देख लो, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं आने वाली आपको स्कूल के अंदर, 2 गामा रेज आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि इस चीज को, बाकी चीजें भी बता रहा हूँ तो प्रॉब्लम तो मुझे इसको बताने में भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो कहीं काम ही नहीं आनी है, वो आपके दिमाग में एक बोझ पड़ जाएगा, आपको लगेगा यार कहाँ ये पूछा जाएगा, तो 2 गामा रेज से हमारा काम बन जाएगा बच्चे, ठीक है। कोई मॉडर्न फिजिक्स में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट, किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी बच्चे का कोई डाउट? शाबाश। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, शाबाश, बोलो बच्चे। स्तुति कोई डाउट? शिवांश, अश्विन, जस्सी कोई डाउट बच्चे? कोई डाउट है तो मैं नहीं तो आगे चलूं? चलो अब आगे चलते हैं। सो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर आगे क्या चीज आ जाती है, तो एक और प्रॉपर्टी है बच्चे, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है बच्चे आपके पास इंपॉर्टेंट। द चार्ज ऑन अ बॉडी, द चार्ज ऑन अ बॉडी, द चार्ज ऑन द बॉडी does not change with the does not change with the speed of the body, does not change with the speed of the body, speed of the body। यानी कि मेरे पास एक कोई बॉडी है और ये बॉडी रेस्ट के ऊपर है, इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, और ये बॉडी आपके पास रेस्ट पे है, इस पे प्लस क्यू का चार्ज है, और मेरे पास यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है बच्चे, और ये बॉडी सेम, ये अब चल रही है बच्चे विद द स्पीड ऑफ लाइट, ज्यादा से ज्यादा c मीटर पर सेकेंड। तो भी ध्यान रखना इस पे चार्ज पॉजिटिव रहेगा और इसके ऊपर चार्ज भी क्यू रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर हो, चाहे ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर हो, चाहे ऑब्जेक्ट किसके अंदर हो, रेस्ट पे, और चाहे ऑब्जेक्ट किसके अंदर हो, मोशन के अंदर हो, चार्ज की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चा बोलता है सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्या किसी पे फर्क भी पड़ता है? यस, मास के ऊपर फर्क पड़ता है, हमारे पास मास के ऊपर फर्क पड़ता है। एडिशनल नॉलेज, ये बच्चे हमारे पास आपका एडिशनल नोट है, एडिशनल नॉलेज है। किसी भी बॉडी का जो मास है वो हमारे पास स्पीड से चेंज होता है, m अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और ये बिल्कुल सच बात, ये बिल्कुल सच बात है, हमारे आसपास जितनी चीजें मूव कर रही हैं विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड, तो उनका जो मास है वो आपका डायनेमिक मास बन जाता है, उनका मास हमारे पास डायनेमिक मास बन जाता है। ये हमारे पास मास कौन सा बच्चे, रेस्ट मास, ये हमारे पास क्या है, रेस्ट मास, और ये हमारे पास आइंस्टीन की थ्योरी है, दिस इज द स्पेशल थ्योरी, ये हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। सो दिस इज द स्पेशल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी। तो ये बच्चा हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव मोशन है बच्चे, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव मोशन, जो कि हमको क्या कहती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करती है तो उसका मास इंक्रीज होने लग जाता है, और ये चीज वेल प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है, थ्योरी के अंदर भी और एक्सपेरिमेंट के अंदर भी। तो जैसे हम ये बोलते हैं कि अगर कोई मास ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड, तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, उसका मास आपके पास इंक्रीज हो जाता है, तो क्या बॉडी के ट्रेवल करने से उसके चार्ज पे कोई फर्क आता है? आंसर है बिल्कुल भी, उसका चार्ज कभी चेंज नहीं होता है, चाहे वो बॉडी रेस्ट पे है, चाहे वो बॉडी मोशन कर रही है। क्लियर होगी बात? क्लियर है? ये पॉइंट कितना ही। नेक्स्ट, किसी बच्चे का डाउट इसके अंदर से बोलो, शाबाश। क्लियर है? स्पीड बढ़ने से मास बढ़ जाएगा ना? मोशन में अब मास देखो, मास कैसे बढ़ता है, अब जैसे मैंने कई बारी जो होती है, हम स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाते हैं और कई बारी होता है कोई इंसेक्ट आके हमारे चेहरे पे लगता है
और बच्चे आपको ऐसा लगता है किसी ने पत्थर मार दिया, उसने डंक भी नहीं मारा होता, आपको स्टिंग भी नहीं किया होता, लेकिन आपका चेहरा सूज जाता है, आपको ऐसा लगता है किसी ने छोटा मोटा पत्थर जोर से आपके मुंह पे मार दिया। ये कैसे है? क्योंकि मेरी बाइक चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो इंसेक्ट मेरी तरफ चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जब वो टकराएगा तो उसकी स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मास बढ़ चुका होगा। देखने में वो इंसेक्ट इतना हल्का होगा कि अगर आपके हाथ पे भी रख दिया जाए तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या इंसेक्ट है, लेकिन जब वो टकराता है तो जोर से दर्द होता है, उसको ऐसा लगता है पत्थर मार दिया। तो मास कैसे बढ़ गया? क्योंकि आप भी ट्रेवल कर रहे थे और वो मास भी ट्रेवल कर रहा था और आपको उसकी स्पीड अपनी स्पीड के साथ ऐड होगी, तो उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि वो मास बढ़कर आपके जब टकराता है तो मास इंक्रीज हो जाता है। मेरी बात को आप समझ पा रहे? और इसी तरीके से जो बड़े बड़े एरोप्लेन होते हैं वो एक छोटे से पक्षी से टकराने से बच्चे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। कैसे? वो कैसे टूट जाते हैं बच्चे? और रीजन बच्चा हमारे पास यहाँ पर यही है, क्योंकि अब एक बात समझो ना बच्चे, अगर हम होली के अंदर कोई पर्सन हमें गुब्बारा मारता है, अगर तो हम आगे जा रहे हो और पीठ पे गुब्बारा मारता है तो हमें ज्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन अगर कोई पर्सन हमारे सामने आकर हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में गुब्बारा मारता है तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो चलते हुए गुब्बारे की स्पीड क्या हो जाती है बच्चे, इतनी बढ़ जाती है और मास बढ़ जाता है। ये वेल प्रूवन है, ये चीज वेल प्रूवन है। अब यहाँ पर असली कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, तो सर जो इलेक्ट्रॉन का हम मास मेजर करते हैं वो सही है कि गलत है? क्या लगता है आज के बाद आप क्या बोलोगे, सही है कि गलत है? गलत है सर। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ट्रेवलिंग चार्ज का बच्चे मास देखते हो। हर चीज जो हम देख रहे हैं, हमारी सच्चाई से जो पर्दा उठता है ना वो धीरे धीरे उठता है, वो तेरी की ये भी होता है। ओ यार हमको तो 9th क्लास में कुछ और बता रहे थे। यहाँ पर एक अलग चीज है, एक अलग दुनिया, और ये अलग दुनिया जिसने समझ ली बच्चे वही तो असली साइंटिस्ट है। हम परत दर परत सीक्रेट ओपन करते जाते, परत दर परत हम एक एक परत खोलते जाते। अरे जब आप किसी के घर जाते हो तो क्या होता है बच्चे, उन्होंने जो है बच्चे आपको कुछ खाने को दिया तो परत के नीचे कुछ हो रहा है और कुछ हो रहा है, ऊपर से देखने में कुछ हो रहा है। ऊपर से देखने में हर चीज किसकी बनी हुई है? एटम की। एटम को तोड़ के देखा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को तोड़ के देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ के देखा तो क्या पता लगा? क्वार्क्स। जैसे कल एक बच्चे की शिकायत थी, सर पहले क्वार्क्स क्यों नहीं पढ़ा देते? यार अब ये मुझे नहीं पता यार, मुझे भी नहीं बताया किसी ने पहले क्वार्क्स, मुझे भी +2 में आके पता लगा था कि क्वार्क्स नाम की चीज होती है। क्या करे यार, मुझे भी +2 में बताया गया था। चले, इसमें कोई दिक्कत बच्चे? इसमें कोई दिक्कत? चलो अब चलते हैं आगे। अब अगर मैं आगे चलूं तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं? मैं तुम्हें अब एक नई चीज समझाता हूं बच्चे, स्पेसिफिक चार्ज। नई चीज समझाता हूं बच्चे, स्पेसिफिक चार्ज। ये स्पेसिफिक चार्ज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये स्पेसिफिक चार्ज बच्चे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर यूज होगी। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर यूज होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट के अंदर भी हमारे पास यूज होगा, दोनों जगह। मेरे पास स्पेसिफिक चार्ज है क्या? तो हम ये बोल देते हैं मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है बच्चे, आपके पास इस ऑब्जेक्ट के पास अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर कैपिटल Q का चार्ज है। ये हमारे पास इस बॉडी पे चार्ज आ गया Q, और हमारे पास इस बॉडी का जो मास है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया? कैपिटल M kg के बराबर। तो इसका स्पेसिफिक चार्ज S, दिस इज गिवन बाय कैपिटल Q अपॉन M। ये स्पेसिफिक चार्ज होता है। स्पेसिफिक चार्ज इज द चार्ज ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय द मास ऑफ द बॉडी, डिवाइड बाय द मास ऑफ द बॉडी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? कूलम पर केजी। इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? m-1 L0 और A into T। सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं आपको जो बता रहा हूं पूरी +2 के अंदर सिर्फ 3 पार्टिकल्स हैं काके, 3 पार्टिकल्स, और मैं यहाँ पर इसको जैसे कहते हैं लिख के देना,
मैं आपको लिख के देता हूँ बच्चे, 3 के अलावा चौथा कोई पार्टिकल नहीं आएगा प्लस 2 में। और मैं हर साल बोलता हूँ, हर साल बच्चा इसको प्रूव करता है, अरे सर नहीं आया, सर नहीं है सर, पहले बोलता है सर कुछ और आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा। मतलब तो टेंशन मत ले, मेरे को पता है टीचर क्या पूछेगा। +2 के अंदर 3 पार्टिकल्स है जिनका स्पेसिफिक चार्ज पता होना चाहिए। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ये भी एक पार्टिकल है बच्चे हमारे पास, और तीसरा है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से आपकी पहचान तो पुरानी है, और कैसे पुरानी पहचान है बच्चे हमारे पास? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो केमिस्ट्री में किया था। तो प्रोटॉन पे बच्चे हमारे पास कितना चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है Q/m, मास m, चार्ज Q। ड्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वो प्रोटॉन जितना होता है, पर मास प्रोटॉन से डबल होता है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज प्रोटॉन से डबल होता है और मास प्रोटॉन से 4 टाइम्स हो जाता है। ये बात ध्यान रखना कि ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के चार्ज और मास को हम हमेशा प्रोटॉन के टर्म्स में देखेंगे। ये बेसिक चार्ज है, और ये ड्यूट्रॉन ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज। पता लगा कुछ बच्चे? याद करने वाली चीज है। तो ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन और क्या बोला काके मैंने? अल्फा पार्टिकल, इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है, जो मास, जो चार्ज है, जो मास है, वो हमारे पास किसके मल्टीपल में, किसके टर्म्स में लिखा जाएगा? चार्ज ऑन द प्रोटॉन एज वेल एज मास ऑन द प्रोटॉन। जी क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चे का? तो बोलो। मेरे को स्पेसिफिक चार्ज एक बार रिपीट कर देना, क्या होता है? एक स्पेसिफिक चार्ज का के एक प्रॉपर्टी है। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये इंक की बोतल है, किसी ने बोला इस बोतल के अंदर 10 कूलम का चार्ज है। कितने का चार्ज है काके? 10 कूलम। 10 कूलम। और 1 kg की ये बोतल है, इसका स्पेसिफिक चार्ज कितना हो गया? तो तू लिख देगा 10/1। मेरी बात को समझ गए? ओके सर। सिंपल। इस बॉडी पे कितना चार्ज है और इस बॉडी का मास कितना? दो चीजें, मास भी है, चार्ज भी है। तो अगर कोई टीचर बोलता है इस पर्टिकुलर इंक की बोतल का स्पेसिफिक चार्ज कितना है, तो इस इंक की बोतल के अंदर जो चार्ज है डिवाइड बाय इस इंक की बोतल का मास, ये इस इंक की बोतल का क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक चार्ज आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? अभी भी आगे सर। नहीं आई बात समझ में? यानी कि हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज आ क्या क्या बच्चे हमारे पास? फॉर अ बॉडी, मेरे पास अगर एक बॉडी है बच्चे, द स्पेसिफिक चार्ज is the specific charge is the charge of the body. This is the charge of the body. The charge of the body divided by mass of the body. Divided by the mass of the body. Mass of the body. बिल्कुल सिंपल सी बात है। न्यायी बात समझ में बच्चे आ रही है? आगे सर, आगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड of a body, by increasing the speed of the body, the charge of the body, the charge of the body, the charge of the body, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? आपका आंसर नो चेंज। ये बिल्कुल भी चेंज, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखना। मेरे पास अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से समझिए। हमारे पास क्वेश्चन ये है बच्चे, ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, specific charge of the body, speed of the body, on increasing the speed of the body, this specific charge, बिल्कुल ये डिक्रीज हो जाएगी। the specific charge of the body, the specific charge of the body, तो आंसर ये डिक्रीज। जस्सी ये डिक्रीज क्यों होगा? जरा देखें जस्सी, ये बड़ी सिंपल सी काके बात है, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज होता है Q डिवाइडेड बाय मास M।
जब आप स्पीड को इंक्रीज करोगे तो चार्ज के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज। लेकिन क्या मास के ऊपर कोई चेंज आएगा? यस, हमारे पास यहाँ पर मास के ऊपर चेंज आएगा, तो आंसर है बिल्कुल बच्चे हमारे पास चेंज आएगा। हमारे पास यहाँ पर मास के ऊपर बच्चे हमारे पास ये चेंज आएगा, और मास पे बच्चे हमारे पास कैसे चेंज आएगा, ध्यान से देखना। हमारे पास अगर हम पिछला पेज देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि हमारे पास जैसे जैसे बॉडी की स्पीड बढ़ती जाती है तो बॉडी का जो मास होता है वो भी हमारे पास क्या होने लग जाता है? बताओ शाबाश, बॉडी का मास क्या होने लग जाता है? बढ़ जाता है। इंक्रीज। तो बॉडी का मास बच्चे अगर मेरे पास यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है बच्चे, तो अगर ये मास इंक्रीज होने लग जाए स्पीड के साथ साथ, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। है ना मजेदार क्वेश्चन? है ना मजेदार क्वेश्चन? Yes. क्योंकि हाँ बिल्कुल ये वो क्वेश्चन है जो किसी किसी बच्चे को पता है बेटा। अगर आप पहली बात बच्चे को यही नहीं पता होता है स्पेसिफिक चार्ज क्या, चलो ये भी पता लग गया, तो मैं फटाफट बच्चे को 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, स्पीड से चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर मैं स्पेसिफिक चार्ज पे आ जाऊंगा, ताकि बच्चे की नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज, वो कैसे पता लगती है बच्चे, जब उसको छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर। कोई दिक्कत है इसके अंदर से बच्चे? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर से? मैं आगे चलूं बच्चे? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चे हमारे पास। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चे हमारे पास क्या है? चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। द चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। द चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। क्यों? क्योंकि एक बात समझो, चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है बच्चे? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के पास हम ये देखो, हम ये मानते हैं कि पहले मास आया होगा, उसके बाद उस पर चार्ज आया होगा, उसके पास बच्चे चार्ज आया होगा, ये हम मानते हैं बच्चे। क्योंकि मास क्या है बच्चे? मैटर है। मतलब कि इसकी डेफिनेशन भी अगर एक तरीके से देखा जाए तो इनकम्प्लीट है। हम बोलते हैं मास क्या है? मैटर है। मैटर क्या है? मास है। कुछ पता लग रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं पता लग रहा, मुझे भी नहीं पता लग रहा, मैं क्या बताऊं बच्चे को? क्योंकि वही पॉइंट है ना कि लाल रंग का पेन है, ब्लू कलर की इंक है, आंसर क्या बोलोगे? पॉइंट हमारे पास ये है। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द मास, क्योंकि हम मानते हैं कि पहले मास आया होगा, चार्ज बहुत बाद में डेवलप हुआ होगा। और हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है, बट मास या मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। विदाउट नेट चार्ज, मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे डाल दिया, नेट चार्ज। इसका मतलब क्या होगा? विदाउट नेट चार्ज। क्योंकि एक मेरे पास एटम है, इस एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं बच्चे? प्रोटॉन्स। तो नेट चार्ज आपके पास क्या हो गया? 0। तो जो मास है वो नेट चार्ज 0 के बगैर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका चार्ज है तो वो मास के अंदर ही आपको मिलेगा, वो मास के अंदर ही आपको चार्ज मिलेगा। ये हमारे पास चार्ज की एक और प्रॉपर्टी, ये हमारे पास चार्ज की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके एक और एग्जांपल है फोटोन। फोटोन, हमारे पास फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास हमारे पास किसके बराबर है? 0 के बराबर है। जिसका रेस्ट मास मेरे पास किसके बराबर है? 0 के बराबर। फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 के बराबर है, और साथ ही साथ ये फोटोन हमारे पास क्या होता है? चार्जलेस। ये फोटोन मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चे? चार्जलेस। फोटोन जिसका रेस्ट मास 0 है बच्चे, और साथ ही साथ ये हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे? चार्जलेस। साथ ही साथ ये हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे? चार्जलेस। जी, क्लियर होगी बात बच्चे? आपको क्लियर होगी? जिस इसका मतलब ये है कि अगर मास नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा। हाँ, अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं। ठीक है, ठीक है। अब तुम सही पे चल रहे हो। जी स्तुति बोलो काके। सर मास कैन एग्जिस्ट विद नेट चार्ज, ये मतलब समझाना दोबारा से। इसका मतलब है तो एटम को देख, क्या एटम के अंदर चार्जेस होते हैं? एटम के अंदर चार्जेस होते हैं? यस और नो? तो कुछ भी बोल। यस सर। होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। लेकिन नेट चार्ज क्या होता है? 0। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो मास है वो नेट चार्ज 0 के बगैर रह सकता है, लेकिन चार्ज को बैठने के लिए मास की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मास की जरूरत होती है। देख, एक बड़ी सिंपल सी बात मुझे बता,
एक बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चे हमारे पास। क्या हम चप्पलों के बगैर चल सकते हैं? क्या हम चप्पलों के बगैर चल सकते हैं? लगे जो स्लीपर्स होते हैं पाँव में डालने वाले, स्तुति, यस सर। क्या चप्पल हमारे बगैर चल सकती है? नो सर। हाँ, कुछ सेंस बन रही है। तो पॉइंट यही है, दुनियादारी है ना बच्चे। अब तेरे को थोड़ा अच्छा ये चीज भी है, लेकिन स्कूल में चप्पल वगैरह मत लिख के आ जाना, स्कूल में ये लिखना स्तुति। तो हमारे पास क्या बच्चे, एक चीज जो दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे बच्चे चप्पल हमारे पाँव में आएगी तो वो चलेगी, ऐसे ही बच्चे चार्ज मास के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, हम बगैर चप्पलों के चल सकते हैं। इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या है कि एक मास के अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। ये नेचर का वरदान है उसको, ये नेचुरल थिंग है बच्चे। लेकिन चार्ज को बैठने के लिए किसकी जरूरत होती है? काके मास की जरूरत होती है। ये पॉइंट है, थोड़ा सा घुमाने वाली चीज है। जैसे मैंने तुम्हें चप्पल और अपनी एग्जांपल दी, थोड़ा सा घुमाने वाली एग्जांपल है। थोड़ा सा अगर आप सोचो तो हाँ चलो ये बात सही लग रही है थोड़ी सी। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज है। तो स्तुति अगर समझ में आया, ठीक नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, मैं कोई और एग्जांपल सोचता हूँ। बोल बच्चे। आ गया सर। चलो ठीक है, आ गया सब बच्चों को ये बात समझ में? जगजोत, Yes, sir. आकाश, ठीक है। चले मुदित, सिमरत, आगे चलते हैं। तो Yes, ये sir. हमारे पास एक और चीज आ जाती है, हमारे पास ये आ जाती है कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, व्हेन एक्सेलरेटेड, व्हेन एक्सेलरेटेड, ये हमारे पास जब एक्सेलरेट होगा, प्रोड्यूसेस, ये बच्चा हमारे पास प्रोड्यूस कर देता है, इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर देता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेट होता है तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस की सारी की सारी प्रॉपर्टीज। ये ऑब्जर्वेशन है कि एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मेटल की बॉडी को टच करता है और वो डी एक्सेलरेट होता है तो हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस होती है। तो जितने भी हमारा इंटरनेट चल रहा है, मोबाइल फोन के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती हैं, उसके बेसिस पे एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो एक्सेलरेट की। ये प्रॉपर्टी है बच्चे, ये खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चे हम यहाँ पर शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, विच इज कॉल्ड द Coulomb's law of electrostatics. So we have the Coulomb's law of the electrostatics. So हमारे पास यहाँ पर आ जाता है Coulomb's law of electrostatics. The Coulomb's law of electrostatics बच्चे हमारे पास help us to understand and calculate, the force between 2 point charges, the force between 2 point charges, the force between 2 point charges, 2 point charges, 2 point charges। यानी कि कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें हेल्प करता है कि हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकें। पर करेंगे कैसे और काम करना कैसे, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस ले लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्या आ गया बच्चे, विच इज Q1। मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज आ गया जो कि आपके पास आ गया Q2। इन दोनों चार्जेस के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कितने के बराबर है? आपके पास R के बराबर। इन दोनों चार्जेस को प्लेस किया गया वैक्यूम के अंदर। इन दोनों चार्जेस को मैंने वैक्यूम के अंदर प्लेस किया हुआ। ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? तो ये रिपेल करेंगे। Q1 आपके पास Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स हमारे पास F। Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा और ये फोर्स भी हमारे पास क्या आ जाता है? F आ जाता है।
ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ये कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स is directly proportional to the product of the magnitude of the charges। अगर ये दोनों चार्जेस नेगेटिव हुए या कोई भी एक चार्ज नेगेटिव हुआ तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए चार्जेस का नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, प्रोडक्ट में हम उसका साइन आपके पास पॉजिटिव वर्जन लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, नंबर 1। और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, दिस फोर्स, ये जो बच्चा हमारे पास फोर्स है, द मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। कूलम्स लॉ ये बोलता है कि हमारे पास इन दोनों के बीच की जो फोर्स है वो फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो भी हमने उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, और अगर कोई नेगेटिव है तो बच्चे आपने उसको पॉजिटिव वैल्यू लगानी है। और दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, बिटवीन देयर सेंटर। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब बच्चे हमारे पास क्या आ गया, नाउ दिस फोर्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये मेरे पास Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा R²। और ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी बच्चे, ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी थर्ड इक्वेशन, ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चे, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ये मेरे पास यहाँ पर थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब आगे चलते, तो इसमें मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को बच्चे हटाना, तो मेरे पास यहाँ पर, और वी कैन राइट डाउन द फोर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना, सो दिस इज अ कांस्टेंट 1/4 पाई, और यहाँ पर एक और कांस्टेंट है एप्सिलॉन, और यहाँ पर नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी को शो करता है। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ऑफ द वैक्यूम, या फिर फ्री स्पेस, या फिर मेरे पास फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब बच्चे यहाँ पर फ्री स्पेस है या फिर वैक्यूम, यानी दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं, ये मीडियम लेस है, इसमें एयर आपके पास है या फिर ये वैक्यूम है। इन दोनों चार्जेस को किसमें प्लेस किया गया, वैक्यूम में, और मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय R²। नाउ दिस इज द ऑफिशियल एक्सप्रेशन फॉर द कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ का मेरे पास क्या आ जाता, ऑफिशियल एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये बच्चे हमारे पास कांस्टेंट आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, एंड हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नाउ दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये याद करना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी, ये बात ध्यान रखना। 4 पाई तो मुझे पता है, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है। अच्छा, परमिटिविटी वर्ड कहां से है, आपको पता है इंग्लिश में एक वर्ड होता है परमिशन, परमिशन वर्ड पता है क्या होता है, यस परमिशन का मतलब होता है परमिट, या हम बोलते हैं परमिट, परमिट का मतलब क्या होता है, अलाउ करना, परमिशन अलाउ करना। तो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब वो मीडियम, दो चार्जेस के बीच का मीडियम कितना इन दोनों चार्जेस को परमिट करता है कि ये एक दूसरे पे फोर्स लगा सके। मतलब अगर हम मीडियम को चेंज करेंगे तो ये परमिशन चेंज हो जाएगी, परमिट चेंज हो जाएगा, तो परमिटिविटी भी चेंज हो जाएगी। एक एग्जांपल बताओ,
कॉमन सॉल्ट। हमारे पास जो कॉमन सॉल्ट है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl NaCl Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, क्या होता है Cl बताओ Cl शाबाश? नेगेटिव Na पॉजिटिव और Cl क्या होता है? Cl नेगेटिव। नेगेटिव क्या ये दोनों आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। attract अट्रैक्ट तभी तो बच्चे ये जुड़े हुए हैं, तभी तो ये आयनिक फॉर्म के अंदर है बच्चे। लेकिन जैसे ही आप हवा से कॉमन सॉल्ट को पानी में डाल देते हो तो ये पानी में जाकर घुल जाते हैं, आयंस गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम आ गया, परमिशन चेंज होगी, फोर्स डिक्रीज होगी, तो ये दोनों दूर चल के घुल जाते हैं, तो इनके बीच की फोर्स वीक हो जाती है। परमिटिविटी का ये मतलब है। कई बार बच्चा बोलता है सर परमिटिविटी क्या है, तो बोलता हूँ याद करो परमिट, परमिटिविटी यानी कि वो कितना परमिशन दे रही है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 8.8 इंटू 10⁻⁻12। और इसकी यूनिट्स ध्यान रखना, टीचर बोल देगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाती है? एप्सिलॉन नॉट की। तो हम यहीं पर इसको आज छोड़ दें, ठीक। अब बेटा कल अगर क्लास, देखो बच्चे मैं आपको बता रहा हूं, अगर कल क्लास नहीं होती है तो आपकी कल वाली क्लास जो है वो संडे को बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। क्लियर होगी बात बच्चे? क्लास Yes, मिस sir. नहीं होगी, बस आप ये समझो कि जो संडे वाला दिन है वो सैटरडे को आ गया। तब तक आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगी जिसको सॉल्व करके हम बाकी चीजें करेंगे। किसी बच्चे का अगर डाउट रह गया हो तो मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री का टाइम हो गया। चलिए ओके, बाय बाय, Thank you, sir. टेक केयर बच्चे, थैंक यू सर बाय बच्चे, बाय, टेक केयर।